बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और आपकी स्क्रीन पर मैं हूं सोहा अफजल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पर तमाम दिनों में अफजल दिन है, दिनों का सरदार है। तो आज अपने समेत पूरी दुनिया में और मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं, तमाम धर्म से जो लोग जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए दुआए खैर ज़रूर कीजिएगा और उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको पता है हमने इस्लामाबाद जाना होता है और अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हरमीत पाजी को शो में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे ज़ाहिर बात है जुमे का दिन है, इबादतों का दिन है और आपकी बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया के लिए दुआएं भी कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जुमे का दिन आता है तो सोहा आपका चेहरा खिल उठा है। क्या इस बार कोई बड़ा प्लान बनाया आपने? अच्छा, मेरा तो चेहरा से आज जितना भी खिला हुआ है वो आप देख रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है इसके साथ साथ हमारे घर के बच्चे बड़े खुश हो गए हैं बिकॉज पहले सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ था, लेकिन जनाब अब स्मोक के पेश नज़र खबर तो खैर बुरी है, लेकिन लगो बच्चों के लिए ये खबर जो है वो बिला वजह अच्छी हो जाती है। वो इसलिए कि अब फ्राइडे भी ऑफ है। आम तातील का जो है वो ऐलान किया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि स्मोक की सूरत हाल लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसी के पेश नज़र निगरान सेटअप ने ये फैसला किया है कि अब जुम्मे के रोज़ भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा तौर पर बंद रहेंगे। और अगर आज की मैं बात करूं तो करंट सिचुएशन इस वक्त मैंने अपनी चूँकि इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई और मैं चूँकि आपको पता है सोशल मीडिया पे आप अक्सर कहते हैं ऐसी वीडियोस पिक्चर्स देख लेते हैं जो कि आपको शायद देखने को वैसे नहीं मिलती। लेकिन मैं जब घर से ऑफिस आ रही थी तो रास्ते में सूरत हाल हरमीत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और एक बार फिर से बारिश होने के बाद सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर हो गई थी। लेकिन इस वक्त अगर आप महसूस करें तो हवा में खुनकी तो कमी महसूस करेंगे, सर्दी कम हो रही है, जो स्मोक है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन भी हो रहा है, गले में खराश की सी सूरत हाल भी है, आंखों में भी चुभन है। तो ये प्रिकॉशंस जो हैं वो डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि वाकई में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। और फिर बड़ी बात आपने दुरुस्त की कि कहीं बहुत सारे लोग आदी भी होते हैं एक्सरसाइज करने के, वॉक करने के लिए, तो वो भी बड़े मुश्किल से बाहर जा तो सकते नहीं। और इसी तरह फ्लू गले के हवाले से बात की जाए या कहीं ना कहीं जिस्म में भी पूरा दर्द रहता है। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि वज़ीर आला मोनिस इलाही साहब जो है, माज़रत के साथ नाम मैं भूल गया उनका, तो वो जनाब ने अभी ऐलान किया है कि अभी फिर जो है मसनूई बारिश के हवाले से बात की है। तो मेरे ख्याल में मैं अभी अपने दोस्त कैमरामैन जो है जुनैद से बात कर रहा था कि गुज़श्ता 4 साल से जो ये हम शो कर रहे हैं अपना मॉर्निंग शो, तो इसमें ये मसनूई बारिश की बात जो मैं बयान बहुत ज़्यादा सुनता रहता हूँ लेकिन इस पर कभी अमल नहीं हुआ। लेकिन बात वही है कि तकलीफ़ है, लोगों को ज़्यादा एहतियात कर लेना चाहिए क्योंकि एक तरफ तो मास्क जिस तरह हमारी आदत बन चुकी थी और वो हम इस्तेमाल करते थे कोरोना के वक्त, तो वो आदत दोबारा अपना लेनी चाहिए क्योंकि सुबह के वक्त बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखना है क्योंकि ऐसे में जो हालात हैं, इसी तरह जो दीगर इलाके हैं, ननकाना साहब है, दीगर ऐसे इलाके हैं पंजाब के, वहाँ पे भी स्मोक बहुत ज़्यादा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और ऐसी सूरत हाल में जो कि हमने ही ख़राब किया उसको बेहतर करने के लिए हम इक़दाम करने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को तो इस हवाले से ब्लेम करते हैं जो कि पिछले कई सालों से हम इससे दो चार है। लेकिन उसके बावजूद भी हर साल सर्दियों के इन्हीं 2 से 3 महीनों में ना हमें फोक का पता लगता है, ना हमें स्मोक का पता लगता है हरमीत, और ना ही हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ऑल दो कि आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस सूरत हाल में आपने अपना और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है। बिला ज़रूरत अगर छुट्टी हो गई है तो घर से ना निकले और अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें। यकीनी तौर पर सांस लेने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और बच्चे चूँकि उनका इम्यून भी इस हवाले से नाजुक होता है तो आपने खुद भी ख्याल करना है और बच्चों का भी ख्याल रखना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आइए जी बात करते हैं डेली डोज की। गुड मॉर्निंग पब्लिक का ये वाला सेगमेंट जिसे हम डेली डोज कहते हैं, जिसमें पहला डोज जो है वो हम उसका शुरुआत करेंगे स्वागत से क्योंकि बड़ा वार्म स्वागत हुआ है पाकिस्तानी दुल्हनिया का भारत में। भारत से हमने आपको खबर देनी है। अगर हम बात करें इस खबर की तो ऑलरेडी जब ये खबर ब्रेक हुई तो हमें काफ़ी हैरानगी हुई क्योंकि मदिहा इमाम की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इंडस्ट्री का एक चमकता दमकता सितारा है। बड़ी अच्छी एक्टिंग स्किल्स हैं इनकी और ये बड़ी खूबसूरत है, प्यारी है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है। तो इनका वैसे बड़ा चर्चा है पाकिस्तान में, लेकिन वो चर्चा बहुत ज़्यादा हो गया जब वो सरहद पार चला गया। वो इसलिए क्योंकि ये जो आप इनके साथ इनके शौहर देख रहे हैं, इनिशियली तो हरमीत लोगों को लगा कि ये कोरियन है, फिर लगा कि नहीं चाइनीज़ है, फिर लगा नहीं जापानीज़ है क्योंकि वो उनकी जो ही सीम्स टू बी लाइक दिस, उनकी देखने में ऐसे है। लेकिन दरअसल इनका ताल्लुक भारत से है और ये पेशे के प्रोड्यूसर हैं। और जब इनका वहाँ पर बाकायदा तौर पर जिस तरह से स्वागत करते हैं, घर में आप अक्सर मूवीज़ में और फिल्मों में और ड्रामों में देखते हैं, मदिहा इमाम का
बिल्कुल उसी तरह से वेलकम किया गया और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी इस मौके पे। ज़बरदस्त जी। वैसे तो भाई 2-3 तो हम वहाँ से लेके आए ना भाभियाँ, तो फिर अब उनका भी तो हक बनता है कि यहाँ से कोई लेके जाए। लेकिन बहरहाल बात वही है कि जब ये वीडियो आई है सोशल मीडिया पे, तो आपकी बात दुरुस्त है कि पहले मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स थे, अभी लोगों की अपनी एक राय होती है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि भाई शादी तो करनी है, और फिर अगर आपको आपका जीवन साथी और उसमें तमाम तर वो गुण जो आप ढूंढते हैं तो वो सारे मिल जाएं, तो उसमें और क्या बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको पता है नॉर्मली हम इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी देखते हैं सोशल मीडिया साइट पे, और अगर आप पाकिस्तानी दुल्हन की बात करें या पाकिस्तानी बहू की बात करें तो ये कोई पहला ऐसा किस्सा तो है नहीं। आपको पता है इससे पहले भी काफ़ी इस तरह के किस्से हो चुके हैं, या फिर अगर हमें किसी को बहू बनाना हो या यहाँ से अपनी बेटी को ब्याह कर वहाँ भेजना हो तो वह खबर हमेशा आपको पता है जीनत बंदी रहती है। तो ये इस वक्त जो है वो बड़ा खुश हो रही थी और बड़ा एक्साइटेड हो रही थी, बिकॉज आपको पता है हरमीत बहुत सारी रसूमात जो हैं वो सिमिलर है, लेकिन बहुत सारी रसूमात बहुत डिफरेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती हैं। और वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जब वो वहां पहुंची ना हरमीत, तो घर में एंटर होने से पहले हो गई बारिश। और आपको पता है कि कितने इस मामले में इंडियंस जो हैं वो इन चीज़ों को, इन निशान को, मतलब जो भी ऐसे इंडिकेशंस होती हैं उनको बड़ा मानते हैं। बारिश हो गई तो उनके ससुराल वालों का कहना ये था कि ये बड़ा अच्छा शगुन है, ये हमारे लिए बड़ी ऐसी खुशकिस्मती की अलामत है। तो हम तो बहुत खुश हैं कि बहू के आते साथ ही बारिश हो गई, बारिश बरसना शुरू हो गई। तो ये सारे जो अच्छे अच्छे साइन आ रहे हैं, इसके बाद तो मदीहा जो है वो ऑफिशियल भारत की अब भाभी बन गई हैं और वो बड़ी एक्साइटेड और खुश है। फिलहाल शी इज़ इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इससे लड़ने के लिए और इसके लिए बैकअप प्लान जो है वो चूँकि पूरे दुनिया में इसके लिए प्लान किया जा रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE जो है वो इसमें बाजी ले गया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा प्लांट, सोलर प्लांट जो है वो नस्ब कर लिया है। 21 किलोमीटर हरमीत, अगर हम बात करें इस प्लांट की तो ये 21 किलोमीटर तक फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। मतलब 2 क्रेडिट्स जो हैं वो अब UAE के पास है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में, अब सऊदी अरब की बात की जाए या अरब इमारात की बात की जाए, दीगर जितने भी ममालिक हैं, तो उसमें हम एक चीज़ मुश्तरका देख रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है वो वाकई कठिन भी है, मुश्किल भी है, और कहीं ना कहीं जो चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस को देख रहे हैं तो तैयारी जो है बहुत सारे लोग करें। लेकिन इसी तरह अगर बात की जाए तो सोलर प्लांट के हवाले से चाइना में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, लेकिन UAE ने जो है ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो अब की बिजली है या अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक तो महंगी है, फिर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी वो नुकसान पहुँचाती है। तो ऐसे में जो ये सोलर प्लांट्स जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में, और फिर आपने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जापान में भी आप जब वॉक करते हैं, जाते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं तो वहां से भी बिजली पैदा होती है। तो मेरे ख्याल में अब UAE जो है, या इसी तरह हम अरब की बात करें, वहां पे भी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बड़े ज़बरदस्त किस्म के तजुर्बे हो रहे हैं। और हरमीत अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आपको पता है वैसे तो हम चारों मौसम से मुस्तफ़ीद हैं, लेकिन आपको पता है ये गर्मियों का टेन्योर जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लंबा होता है। जितना हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अक्सर औक़ात घरों में तो खासतौर पर इसको अब इस स्ट्रैटेजी को, इस प्लान को काफ़ी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन आपको पता है फेवरेबल तो है ये पाकिस्तानियों के लिए, तमाम तर पाकिस्तानी इसको अपने घरों में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको बड़े प्लांट के तौर पर लॉन्च किया जाए या तमाम लोगों अगर इससे बिजली पैदा हो सके तो जो हमारी डेफिशिएंसी है बिजली की वो काफ़ी हद तक कैटर हो सकती है, काफ़ी हद तक हम उस पर काबू पा सकते हैं अगर इस तरह के बड़े प्लांट लगा के इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको कश्मीर से देनी है, जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। वहाँ पर ये आर्टिस्ट जो कि अब इस वक्त दुनिया की डिस्कशन का मौजू बना हुआ है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, ये एक ऐसा आर्ट जो कि मैंने भी सुना और देखा तो मुझे लगा अच्छा इज़ इट पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है। साए बनाने वाला ये कश्मीरी फ़नकार है। इसने कहा कि मेरे से ये काम एक बच्चे ने करवाया है। चूँकि मैं आर्टिस्ट पहले ही था, लेकिन मैं कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद काम करना चाहता हूँ। और अभी तो आपको पता है एक आर्टिस्ट की कोशिश यही होती है कि वो जो भी काम करे, जो भी आर्ट करे, वो दुनिया से मुख्तलिफ हो। तो एक बच्चा इसके पास आया और इसे कहा कि आप मेरा साया बनाएंगे। तो इसको पता चला ये शेडो आर्ट या शेडो पोर्ट्रेट जो है वो यकीनी तौर पर एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है अगर मैं इसको करना शुरू कर दूं। तो ये साए बनाने वाला कश्मीरी फ़नकार जो है, इसमें बाबर आजम, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, इस तरह के बहुत सारे पोर्ट्रेट उसने बनाए हैं। और आप देखें कि देखने में आपको जो वो डिपिक्शन करके दिखा रहे हैं वो कितनी ज़बरदस्त है। मतलब इसमें चाकू का इस्तेमाल होता है, कैंची का, पेपर का, लेकिन उसके बाद जब आप लाइट डालते हैं तो सामने वॉल पे जो पोर्ट्रेट रोनुमा होता है
वो बहुत ज़बरदस्त है। तो डिफरेंट चीज़ तो है ये हरमीत। एक तो हम देख रहे हैं सोहा के मुनफरिद किस्म के और आर्टिस्ट जो हैं अपने आर्ट जो है डिफरेंट तरीके से तख्लीक करते हैं। और अब अगर हम देखें इसे माजी में बहुत सारी स्टोरीज जो हैं हम अपने शो के थ्रू नाज़रीन तक पहुंचा भी चुके हैं, लेकिन ये भी काफ़ी मुनफरिद है। वैसे साए और इंसान का या जानवर का साया कहीं ना कहीं ये जब चोली दामन का साथ होता है। और बचपन में एक जैसे इनके पास बच्चा आता है और बच्चा कहता है कि भाई मुझे मेरे साए की मुझे आर्ट मुझे चाहिए, तो ऐसे में अगर आप देखें ना बचपन में हम भी जब जाते थे तो हम कोशिश होती कि साया हमसे पहले ना जाए, पहले हम जाएं। तो ये एक तगोदू होती थी, एक दौड़ होती थी, इसी तरह हम साए के साथ बातें भी करते थे। तो ये ज़बरदस्त एक रिश्ता होता है। लेकिन अगर आप देखें कि साए का भी आप कोई पोस्टर बना लें, कोई पोर्ट्रेट बना लें, फिर उसको लेकिन ये काफ़ी मुनफरिद है और बड़ा मुख्तलिफ है और फिर मुश्किल काम भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक आर्टिस्ट जो है जब अपने आर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं तो उसकी कोशिश भी होती है कि कहीं ना कहीं उसे कुछ थपकी भी मिले। तो ऐसे में उन्होंने डिमांड भी की है, हुकूमत वक्त से की, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है उसके पास अपना आर्ट बेचने के अलावा उसके पास और कोई काम होता नहीं है। और फिर अगर आर्ट के ज़रिए ही कहीं ना कहीं वो माली मावनत उसकी होती है तो कहीं ना कहीं और काम की तरफ वो आगे बढ़ता है और नित नए तरीके से चीज़ें जो है वो आवाम के सामने ले आता है। और हरमीत सुहेल जो कि ये आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है सुहेल, इनका कहना भी ये है कि मैं हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये मेरा मुख्तलिफ आइडिया है, मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। और एक वाहिद ऐसा पोर्ट्रेट है, शेडो पोर्ट्रेट, जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो सकता है और लोग जो हैं वो यकीनी तौर पर इसको बहुत पसंद करेंगे। मैं इसको ज़रा बड़े लेवल पर करना चाहता हूँ। तो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि हुकूमत जो है इसके लिए ज़रूर स्पॉन्सर्ड करे और मेरी मदद ज़रूर करे। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म से ये अपील हम भी करते हैं कि इस तरह का आर्ट जो है वो पूरी दुनिया में दिखाया जाना चाहिए, इसको सराहा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्दी आ गई है तो सर्दियों के साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे लाहौर में 10 दिनों की 20 दिन की, खैर इस्लामाबाद में तो एक लंबे अरसे की हो जाती है, लेकिन इस सर्दी में आपकी कोशिश होती है कि या तो आप अगर कपड़े पहने गर्म तो वो बड़े मुख्तलिफ नज़र आने चाहिए और उनके वो वार्म होने चाहिए। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि अगर हमने शॉपिंग करनी है तो किसी ऐसी जगह से करनी है जो, अगर हम कपड़ों की बात करें तो एक तो हमारा कपड़ा या कोट ख़ास तौर पे कहा जाता है कि वूल के बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उसको ढूंढने के लिए या तो वूल पाकिस्तान इंपोर्ट की जाती है, जो यहाँ बनते हैं वो कहाँ बनते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। भेड़ और बकरियों के बालों से बनने वाले कपड़े जो हैं दरअसल वो गिलगित बल्तिस्तान में बनते हैं हरमीत। और आप ये देखिए कि उसकी मेकिंग हमने आपको शुरू से दिखाई है। जब एक भेड़ बकरी जो है वो जिंदा होती है और उसके बालों को उतार के किस तरह से उसके बालों से जो है वो बाकायदा स्वेटर्स बनाए जाते हैं, कैप्स बनाई जाती हैं, शॉल्स बनाई जाती हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो कितनी वार्म होंगी, कितनी खूबसूरत लगती होंगी। और वहाँ पर ये काम कौन करता है? ख़वातीन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। वैसे सोहा अगर उस इलाके की बात कीजिए तो हमने हर फील्ड में ख़वातीन को बहुत आगे देखा है, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, दुकान, शॉपिंग की दीगर जो आर्ट है उससे मुंसलिक ख़वातीन आपको नज़र आती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सर्दी कमाल की पड़ती है और कहर ढाती हुई सर्दी होती है। तो फिर उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं, और ये बहुत पुराना ये रीत रिवाज है कि कहीं ना कहीं बालों से और फिर जानवरों के बालों से, भीड़ बकरियों के बालों से जो चीज़ें बनती थी वो काफ़ी गर्म भी होती हैं, क्योंकि शॉल जो है मैंने इस्तेमाल भी की। और फिर उनके जो मखसूस किस्म की टोपियाँ होती हैं वो भी काफ़ी गर्म होती हैं। इसी तरह जैकेट्स इसके बनते हैं, तो कोट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो लेकिन वहाँ पर जो सर्दी पड़ती है उसके लिए ज़रूरी है कि जो इस किस्म की चीज़ें वो बनाते हैं, होम मेड चीज़ें होती हैं, वो बहुत कारआमद भी साबित होती है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारी हॉलीवुड की जब हम हिस्टोरिकल फिल्में देखते हैं तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें जब दिखाते हुए नज़र आती हैं कि माजी में, या अभी आया था टर्की का एक ड्रामा जिसमें भी हमें सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती कि कैसे जानवरों के बालों से वो मुख्तलिफ़ किस्म के कोट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आती थी। सो बहरहाल ये सर्दी हैं और सर्दी में फिर इस किस्म की चीज़ें, लेकिन ये बहुत पुरानी रिवायत हैं जो आज भी कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान में जिंदा है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हरमीत, जिस नौयत की सर्दी गिलगित बल्तिस्तान में पड़ती है, मतलब एक टाइम तो बीच में ऐसा आता है कि बाबूसर टॉप को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है, इतनी ज़्यादा वहाँ बर्फ़बारी हो जाती है। तो वहाँ की सर्दी को कंट्रोल करने के लिए और उस पर काबू पाने के लिए इससे ज़्यादा कोई वार्म सोल्यूशन हो भी नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर मौजूद ख़वातीन जो हैं वो इस काम को करती हैं। आप देखें ना कि एक जगह कारखाना बनाया हुआ है, वहाँ तमाम तर ख़वातीन जो है वो इन भेड़ बकरियों के खुद बाल काट रही हैं, उनकी खालों से जो है मुख्तलिफ शॉल्स, शर्ट्स, स्वेटर्स, कैप्स बना रही हैं। इसीलिए जब हम गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो कहते हैं ना कि आप वहाँ से क्या लेकर आए हैं, तो वहाँ से इस तरह की शॉपिंग करके जब हम लेके आते हैं तो यहाँ के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि उसकी मेकिंग क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, और उस पर फिर आप
तोहफे के तौर पर अगले बंदे को पेश करें तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। लेनी एक क्विक सी ब्रेक, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पाकिस्तान में सियासी माहौल के साथ साथ इंतखाबी माहौल भी बनना शुरू हो गया है, लेकिन अगर नून लीग की बात करें तो तीनों सूबों में KPK, बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो अपना अलायंस और कोलाबोरेशन बिल्कुल तैयार कर लिया, लेकिन पंजाब का भी कोई खातिर खा इक़दाम सामने नहीं आ रहे। पंजाब में क्या सूरत हाल होगी, ये अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे नून लीग है, लेकिन देखना ये है कि पंजाब में क्या स्ट्रैटेजी लॉन्च करते हैं। ये जानने के लिए एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है जिनका नून लीग से ही ताल्लुक है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। हमारे साथ खेल दास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, आपकी सुबह जो है वो एक चाय के कप से होती है या पॉलिटिकल प्लेटर ही सुबह सुबह आपके सामने आ जाता है? जी, जाहिर है सुबह जो है पहले तो खुदा के शुक्राने से होती है और हर कोई दुआ करता है, मैं भी अपने मज़हब के तहत करता हूँ। तो पॉलिटिकल ज़ाहिर अखबारें ये या जो पूरे कल की दिन की वो न्यूज़ बाजी लग रहा है जॉगिंग से आए हैं वैसे सुबह सवेरे। चलिए सर, ट्रैक सूट है वो वॉक शाम को करता हूँ। अच्छा चलिए, दैट्स गुड सर, हैव अ गुड डे। अच्छे लग रहे हैं आप, हैव अ गुड डे सर। अच्छा सर, कहिएगा इस पर कमेंट कीजिएगा कि देखिए नून लीग की तैयारी जो है वो हमने सिंध में भी देख ली, अच्छा अलायंस हुआ, बलूचिस्तान में भी हमने एक्टिवेशन देखी और हमने KPK में भी देखा कि हमने अब मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके चीज़ें सेट कर ली हैं। लेकिन पंजाब में जो है वो देखना ये है कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे चल रही है इस वक्त नून लीग। क्या प्लान है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या धमाका होने वाला है, ये बता दें। देखें, कल आपने देखा होगा कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने मरी में जो पार्टी की मीटिंग की, मरी के जो पार्टी के ज़िम्मेवारान थे उनके साथ इजलास किया। लाहौर में आप देख रही हैं कि हमारे पार्टी के सदर साबिक़ वज़ीर शहबाज शरीफ साहब के पास लोग रोज़ाना की तादाद में सियासी शख्सियात मिल रही है। साउथ पंजाब से बड़े नाम जो हैं वो शामिल हुए हैं। इसी तरह राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब में एक्टिव है। तो पार्टी मुतहरिक है और इस वक्त पार्टी में मैनिफेस्टो पे काम हो रहा है। जो नए साउथ पंजाब में जो शमूलियत या कोई इलेक्टेबल आ रहे हैं वहाँ शामिल हो रहे हैं। इसी तरह पार्टी की इलेक्शन स्ट्रेटजी बन रही है, जो जिनके चेयरमैन इसाक डार साहब है। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो इलेक्शन के मराइल हैं, उस पर सब पे काम हो रहा है। सब जो जिसकी जो जिम्मेवारी है वो अदा कर रहा है। और इंशाअल्लाह इलेक्शन मॉम हमारी कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब उनका आगाज़ करेंगे, शहबाज शरीफ साहब जलसे करेंगे, मरियम नवाज साहिबा जलसा करेगी। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में आपको इलेक्शन की कैंपेन पे जल्द नवाज शरीफ साहब को हमने देखा कि मरी में उनका पड़ाव था और फिर उनकी वीडियोस भी आई, बड़े मज़े के ड्राइव भी करते रहे। लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि खबरें ये हैं कि अब वो लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मरी से लड़ेंगे। क्या आपको वहाँ से कोई रिजल्ट अच्छा नहीं नज़र आ रहा है नवाज शरीफ साहब? ठंडा मौसम है सर वहाँ का काफ़ी, इसलिए लाहौर का मौसम गर्म है, स्मोग है। फोग है। अच्छा सर, यहाँ स्मोग है, वहाँ देखिए लाहौर से नवाज शरीफ साहब लाहौर से तो इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जाहिर है। उनका अब आई हल्का है, पुराना हल्का है अपना। तो इसी तरह बलूचिस्तान से लोगों पार्टी की और वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान से लड़े। हमारी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब कराची से भी इलेक्शन लड़े, जिस तरह शहबाज साहब लड़े हैं, अभी भी शहबाज साहब लड़ें। तो यार मरियम नवाज साहबा के लिए कारकुन चाहते हैं कि वो कराची से लड़ें, KPK में भी लोग चाहते होंगे, मगर ये फैसला उन्होंने खुद करना है और पार्लियामानी बोर्ड ने करना है कि पाकिस्तान में वो किस जगह से लड़ते हैं या पंजाब में कौन कौन सी जगह से इलेक्शन लड़ते हैं। ये आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में मैक्सिमम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, हमें ना शर्मिला फारूकी साहिबा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। शर्मिला साहिबा कैसी हैं आप? आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है, मैं ठीक हूँ। वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक।
अच्छा जी, कहिएगा कि कल फ्रेश स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, उन्होंने कल कहा कि 70 साल के बुजुर्ग जो हैं प्लीज़ स्टे एट होम। एक तो बाहर स्मोक बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल सिनेरियोज भी आप लोग के लिए इतने सूटेबल नहीं है। और फिर आप क्या समझते हैं, फिर एक और जो इंटरव्यू बड़ा हॉट टॉपिक है वो है आसिफ अली ज़रदारी का। उन्होंने कहा कि वो मुझ समेत तमाम तर बाबों को कह रहे हैं ना कि घर पे रहो। आप कैसे देखती हैं स्टेटमेंट को, किस किस को घर जाने के लिए कह रहे हैं, इशारा कहाँ पे है? देखिए जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो गुफ्तगू है उसको आप एक बड़े पस मंजर के अंदर लें। वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की 70 साल सियासत की, जिसमें सियासी इंतकामी कार्रवाई जो है वो उरूज पे रही, जिसमें मडस्लिंगिंग उरूज पे रही, जिसमें एक दूसरे के साथ तानाकशी, एक दूसरे की टांगों खींचना, बदतमीजियां, बदकिरदारी के ऊपर इल्जाम लगाना, ये तमाम चीजें। वो ये कहते हैं कि 70 साल की सियासत को आप कहीं दफन कर दें। पाकिस्तान अब इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि आपस में एक दूसरे के साथ तनाव की सियासत करें। हमने आगे मिलकर चलना है। पाकिस्तान के जो सियासी और माशी मसाइल हैं वो किसी एक जमात से हल करने की बस की बात नहीं है। हमें सबको साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे का साथ देना है, पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करनी है। और जाहिर बात है कि जो शर्मिला फारूकी साहब, एक और चीज, जी जी, वो जाहिर बात है उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, उनके अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक रवायती तरीके से सोचते हैं, उनका एक रवायती तरीके से काम करने का शर्मिला फारूकी साहब, एक और चीज जो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब का कल का ये बयान, लेकिन एक चीज जो हमने देखी है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप रेस्ट करें। मौलाना साहब को तो ये भी कह दिया कि आप मदरसा संभालें, लेकिन ऐसे में जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वो ट्रेंड अभी नहीं है, इतना तजुर्बा उसका नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म की डिमांड कर रहे हैं कि ये मनसब मुझे दीजिएगा, मैं नए तजुर्बे के साथ आऊँगा। तो जब तजुर्बा नहीं है तो मुल्क को कैसे वो चलाएंगे बकौल आसिफ ज़रदारी साहब? देखिए जी, जहाँ तक तजुर्बे की बात है तो हम तमाम उम्र सीखते हैं। ये बात तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कल अपने इंटरव्यू में कही कि मैं भी अब तक सीख रहा हूँ। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है सीखने का। आप किसी भी उम्र में आके ये नहीं कह सकते कि जी मैं सीख चुका हूँ और मुझे आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही महारत के साथ एक बहुत ही कम उम्र के अंदर एज ए यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभाला और उन्होंने 16 माह में परफॉर्म करके दिखाया। पाकिस्तान को दोबारा वो वर्ल्ड मैप के ऊपर लेके गए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लाइमेट फंड का इनेकाद करवाया। ये बहुत बड़ी कामयाबी। एक छोटे से अर्से में 15-16 माह कोई बहुत बड़ा अर्सा नहीं होता। तो उन्होंने एक ट्रेलर जरूर दिखाया है। जहां तक बात है एक्सपीरियंस की, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत वक्त गुजारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। वो उनके साथ रहे, सबसे बड़े बेटे थे उनके, और जितना सबसे ज्यादा वक्त उनका ही गुजरा है बीबी शहीद के साथ। और उनके अंदर भी वही सियासी बसीरत है और वही कंपैशन है अवाम की खिदमत करने का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी। बात यह है कि इस वक्त हमने जो माजी में जो हमने बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत देख ली, उनको कई बार मौका दिया। अब वक्त आया कि पाकिस्तान में नौजवान क़यादत आए, नौजवान क़यादत आए और वो आके आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाए पाकिस्तान के मसाइल के लिए। ऑल राइट डॉक्टर साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यंगस्टर्स को मौका यकीनी तौर पर मिलना चाहिए। खेरदा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। इसी इंटरव्यू का एक हिस्सा ये भी था जिसमें आसिफ अली ज़रदारी ने ये भी कहा कि 2028 तक का प्लान था पीटीआई का, हम उनको भेजते ना तो क्या करते, उनके साथ तो एक फौजी भी था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्लान है साथ चलने का, बिकॉज पूरी कैबिनेट जो है वो एक कोई पार्टी सिंगल पार्टी सोलो फ्लाइट नहीं कर सकती, नहीं बना सकती। तो लेकिन हमारा नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से माइंड मैच नहीं करता। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में क्या इकट्ठे काम करने का, इकट्ठे, क्योंकि इकट्ठे ही उन्होंने बनानी है हुकूमत, कहा तो यही जा रहा है, तो क्या आगे जाके माइंड मैच हो जाएगा या इसी डिफरेंसेस के साथ आगे चलेंगे? देखिए, हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज है, मुख्तलिफ मंशूर हैं, लेकिन जहाँ पर मुल्की मसाइल की बात आती है, जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो वहाँ पर हम सब एक दूसरे के साथ होते हैं। बात यह है कि जिस तरह कल आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, और उससे पहले आपने देखा वो जब मियाँ साहब आए तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान के जलसे में भी कहा कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। हर कोई अब ये समझ गया है कि यहाँ पर अब वो हालात और मामलात नहीं रहे हैं, जमीनी हकायक नहीं है जहाँ पर कोई एक जमात जो है इस मुल्क को बहरानों से निकाल सके या कोई एक जमात जो है 2/3 मेजॉरिटी ले जाए। इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी पोलराइजेशन है, मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ सीटें लेंगी, कोई ज्यादा कोई कम कोई किधर।
अच्छा ठीक है शर्मिला साहिबा, इसी चीज पर मैं ना खेलदार साहब आपसे आपकी तरफ आएंगे। खेलदार साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी साहब का बयान है, फिर नवाज शरीफ साहब का बयान है कि मिल के चलना चाहिए हम सबको, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो तासुर है आवाम में कि आप सबका जो जिसे आप लोग अपना सियासी दुश्मन समझते हैं वो जेल में है और कहीं ना कहीं टारगेट भी आप सबका वही था, तो अभी फिर आगे क्योंकि 16 महीने तो जरदारी साहब कह चुके हैं कि बड़ा मुश्किल था, मेरी बात वो नहीं मान रहे थे, इस वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हो, तो आगे क्या आप लोग बात मानेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की? खेलदार साहब देखिए, पहली बात जो शर्मिला साहबा ने की कि बिलावल भुट्टो साहब नौजवान हैं और वो उसकी सलाहियतें बिल्कुल वो अच्छे वजीर खारजा उसने परफॉर्म किया है, मगर ये मुल्क किसी तजर्बा का मुतमल नहीं है। एक 3.25 साल का हमने तजर्बा कर लिया, प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिया, तो ये तजर्बे पाकिस्तान में नहीं चल सकते। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को जो कहा था, तमाम जमातों का जब जिक्र आता है तो उसमें तमाम सियासी जमातें हो जाती है और आइन में रहकर सब इदारे मिल के काम करें, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम मिल के नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। हम चाहते हैं जिसको अवाम मुंतखब करती है, और हमें यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत देगी, और जब हम सादा अक्सरियत लेके आएंगे, बाकी जहाँ पे नेशनल इश्यूज़ हैं, जो कौमी मामलात हैं, जो बड़े मसाइल हैं, उसमें बिल्कुल तमाम जमातों को, और उसमें अपोजिशन का भी अहम रोल होता है, तो अपोजिशन का अपना किरदार होगा, गवर्नमेंट का अपना किरदार होगा। तो अगर अवाम चाहेगी, अवाम मौका देगी, तो नवाज शरीफ साहब एक तजर्बेकार 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, इस खित्ते के सीनियर लीडर है, और उन्होंने तमाम मसाइल हल भी किए, उनके पास विजन भी है। तो इस वक्त पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब की जरूरत है। जहां तक आप इमरान खान की बात करते हैं, शर्मिला साहिबा, एक और चीज, लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला आप लोग पीपल्स पार्टी खासकर करती है और पीटीआई भी करती है, लेकिन जी खेलदार साहब, हम 28 मई वाले हैं, वो 9 मई वाले हैं। जो इमरान खान के 9 मई के जो केसेस हैं, जो मामलात हैं, वो कानूनी तौर पे हल होने चाहिए। ये जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने वाले टोला है, वो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अवाम उसको रिजेक्ट करेगी। ठीक है जी हरमीत। ठीक है शर्मिला फारूकी साहब, अगर हम देखें लेवल प्लेइंग फील्ड का जो गिला आप लोग कर रहे हैं, तो कल हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनके बारे में आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि वो तो उनके बेटे की तरह है, तो फिर पंजाब में तो कोई गिला नहीं होना चाहिए ना? वैसे देखिए जी, जहाँ तक मोहसिन नकवी का ताल्लुक है, वो बेशक वजीर आला पंजाब हैं इंटरम आर्जी तौर पे, और आसिफ अली जरदारी तो सबके सर पे शफकत का हाथ रखते हैं। वो आप अपने बारे में भी कहेंगे तो वो कहेंगे कि जी आप भी मेरे अपने हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें पंजाब के अंदर मिल रही है। जिस तरीके से निगरां हुकूमत ने मियाँ साहब की सजा मौसल करी, ये निगरां हुकूमतों का काम नहीं है। निगरां हुकूमतों का काम है सिर्फ मावनत करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करवाने में। अगर आप किसी एक जमात को और उनके किसी रहनुमा को आप अगर कोई स्पेशल फेवर दे रहे हैं, तो ये तासुर जाएगा सब में कि उस जमात को फेवर किया जा रहा है और अनड्यू एडवांटेज दे रही है वो जमात। आप देखें ना, जो प्रोटोकॉल मियाँ साहब को पंजाब के अंदर मिल रहा है, वो राजा परवेज अशरफ को तो नहीं मिल रहा, वो शायद खाकान अब्बासी को तो नहीं मिल रहा, वो गिलानी साहब को तो नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं कोई मामलात ऐसे हैं ना जहाँ पर किसी एक जमात और एक शख्सियत को फेवर किया जा रहा है। हमें खुशी है कि मियाँ साहब वापस आए हैं और पाकिस्तान के सियासी मंजर में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये इलेक्शन का वक्त है, ये इलेक्शन का माहौल है जहाँ पर सबको बराबरी की सतह पे मौके मिलने चाहिए। अगर किसी भी शख्स को, किसी भी जमात को ज्यादा फेवर दिया जाएगा, तो फिर ये तासुर जाएगा आवाम के अंदर कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में शायद इनको फौकियत मिलने वाली है। ठीक है शर्मिला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। सुबह आप दोनों ने दिया, आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से दी। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, बेहतरीन गुजरे। अब हमने एक लेनी है छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक पर्सनालिटी का जिक्र करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं ना अदब की, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर ज़ुबान ज़द-ए-आम होती हैं। ये शेर तो आपने बहुत सुना होगा ना, इस शर्त पर खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, जीतूँ तो तुझे पाऊँ, हारूँ तो मैं तेरी।
ये सुनते साथ ही जो शख्सियत आपके जहन पर आती है और जो आप एक इमेज क्लियर करते हैं, एक इमेज जो बना लेते हैं, वो परवीन शाकिर साहिबा का है। यकीनी तौर पर जवानी में और क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा, आज उनका यौम पैदाइश है, तो गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से हम उन्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके फ़ैन्स को बहुत मुबारकबाद। वो इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यंगस्टर्स हरमीत उन्हें बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इसमें कोई शक नहीं है कि परवीन शाकिर साहिबा जो है ज़िंदगी में एक ऐसी फैमिली से उनका ताल्लुक था, पढ़ी लिखी फैमिली आप सुहागर कहें, और फिर कहीं ना कहीं उनकी शायरी में और बोल्डली वो बात किया करती थी, और कहीं नस्वानी हुस्न के हवाले से उनकी शायरी बड़ी बोल्डली है। फिर कहीं ना कहीं जो ख़वातीन के हवाले से जो कुछ होता रहा, फिर जब उनकी शादी हुई अपने कज़न के साथ और फिर अचानक रिश्ता ही टूट गया तो दिल भी टूट गया। जब दिल टूट गया तो फिर शायरी का सिलसिला इसी तरह मज़ीद पुख्ता होता गया। लेकिन काबिल तरीन ख़ातून थी। अब्दुल्ला कॉलेज में वो पढ़ाती थी एज अ लेक्चरर, 9 साल तक उन्होंने पढ़ाई का काम किया। इसी तरह फिर वो इस्लामाबाद की तरफ आती है और CSS पास करने के बाद वो यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भी रही। लेकिन बात आपकी ठीक है कि उन्होंने जो शायरी की, और उस ज़माने में ख़ासकर ख़वातीन जो है इतने बड़े लेवल पर कभी कोई बड़ी शायरा हमने नहीं देखी। हालांकि उनका कंपैरिजन ईरान की एक शायरा थी उनके साथ भी किया जाता था, और बड़ी बड़ी महफिलों में वो जो है उनको मदू भी किया जाता था, और साथ साथ बड़े सलीके से जिन जिन अल्फाज का वो चुनाव किया करती थी तो दाद समेट के वो वहाँ से जाया करती थी। और यही वजह थी कि वो नौजवानों में, कॉलेज में पढ़ते हुए जो नौजवान थे, जिनके दिल टूटे थे, कहीं ना कहीं दुख था, तकलीफ़ था। और इसी तरह हमने वो भी देखा कि कहीं ना कहीं जो इनकलाब की थोड़ी बहुत जो झलक है कोई शायरी में, जो हमारे इस माशरे में, सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें उनकी शायरी में हमें वो जो अक्कासी है वो नज़र आती थी। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि आज भी कई बरस गुजरने के बावजूद उनकी शायरी जो है आज भी उसी तरह मकबूल है नौजवानों में भी। और उनकी शायरी की जब हमने इतना तस्करा कर लिया, इतना जिक्र कर लिया है, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों की बात करने का मज़ा भी बहुत आता है, बिकॉज पहले हम आपको बताते हैं कि अगर अपने बेहतरीन अच्छे से वार्म स्वेटर लेने हैं तो वो कहाँ से लेने हैं। लेकिन तैयारियां जो है वो खाने के एतबार से अगर हम बात करें तो सूप, मछली और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, जो हम चस्के के लिए, खाने के लिए, टेस्ट के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरअसल उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ मछली की बात करें तो आप लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में 1001 ऑप्शन है मछली को किस किस तरह से फ्राई करके आपके सामने रखा जाता है। लेकिन वो सिर्फ टेस्ट और चस्के की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है। मछली खानी कैसी चाहिए, कौन सी मछली खानी चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, विटामिन B12, विटामिन D, और इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अगर आप मछली को सही तरीके से खाते हैं। तो ये सारी बातें आज के इस सेगमेंट में हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मछली पर एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है, ज़रा वो देखकर आप वापस आए, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। टिप्स पे तो हरमीत हमें पता लग गया है कि अगर आपने खानी है तो फ्राई खानी है, तवा खानी है, आपने बारबेक्यू खानी है, मछली खानी है तो कैसे खानी है। खैर ये तो चले बात हो गई मछली खाने की, लेकिन दरअसल अगर हम देखें जहाँ हमने किताबों में पढ़ा है या जो भी हमें सजेस्ट करते हैं उनका बताना हमेशा ये होता है कि मछली को हमेशा सादे तरीके से खाना चाहिए, तभी तो वो आपको वो फ़ायदा दे सकेगी जो दरअसल ग़िज़ाइयत उसके अंदर होती है। लेकिन ये टिप्स और ये सारी अच्छी नसीहतें जो है ना वो हम आपको लेके देते हैं। जो पर्सनालिटी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हुरिया अरूज है, माहिर ग़िज़ाइयत, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हुरिया बताएं कि हमने देखी ना कैसे वो जब पैकेज चला तो ढन ढन ढा ढा ऐसे अट्रैक्ट करके ना, ऐसे तो मछली बेचने वाले बेचते भी हैं, और मज़े की बात है कि टेस्टी भी बहुत लगती है। हम मुझे बताएं कि तवा हो, फ्राई हो, या इस तरह की कौन सी मछलियाँ जो मार्केट में मिल रही हैं बिल्कुल ठीक मिल रही हैं, उसको वैसे खाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मछली फ़िश जो है हमारी सर्दियों के एक बहुत ही अहम ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। अगर मैं फ़िश की बात करूं तो फ़िश तो बहुत सारी जो लाइक हम अगर करें कि खाने की फॉर्म में करें तो वो मार्केट में अगर देखें तो मार्केट में तो सारी फ्राइड मसाला जात से भरी हुई भरपूर जो होती हैं, लाइक तवा जिसे कह सकते हैं, तवा फ़िश भी लोग खाते हैं, मसाला जात से जितनी भी लाइक लोडेड, फुल लोडेड कह सकते हैं, उस फॉर्म में लोग यूज़ करते हैं। थोड़े से अपार्ट फ्रॉम मसाला थिंग्स हम थोड़ा सा अगर मैं इसकी बात करूँ कि मछली है
है क्या है, किस तरह इसकी ग़िज़ाइयत क्या है, इसको किस तरह यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मछली है हमारे पास, जो बेहतरीन सोर्स जो है वो है ओमेगा 3 का। मैंने 1-2 शोज़ में पहले भी अपने एक बात की है, ओमेगा 3 जो होता है मेजरली वो मछली के अंदर एक नेचुरली तौर पे, जो कुदरती तौर पे पाए जाने वाला जो हमारा फैटी फिश होती है उसके अंदर पाया जाने वाला हमारा जो है अहम जो है फैट होता है, गुड फैट होता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली फैटी एसिड जो होता है ओमेगा 3, ये आपकी ब्रेन और आपकी आई डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। ये मछली के अंदर नेचुरली, अगेन बोल रही हूँ, कुदरती तौर पे पाया जाता है और ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ओमेगा 3 कैप्सूल्स का, लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। और ये मछली एक और चीज़, ठंड है और ये ठंड है, गोडे दुख रहे हैं मेरे, तो गोडे जो दुखते हैं तो उसके लिए कितना फायदेमंद है, मतलब फिश जो है खाना। जी अच्छा, जो घुटने का दर्द है ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा इनिशिएट हो जाता है, पेशेंट्स ज़्यादा क्लेम करते हैं नी में पेन हो रहा है, सोजिश हो रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब कि पूरे जिस्म के जॉइंट पेन में आए, तो उसका ये मेजर ये जो फ़िश है ये कैसे काम करती है। फ़िश के अंदर जो फैटी फ़िश होती है, फैटी फ़िश का थोड़ा सा बता देती हूँ, चिकनाई वाली फ़िश जो होती है उसमें सैल्मन आ जाते हैं, उसमें ट्यूना आ जाती है, उसकी क्लास होती है, उसके अंदर विटामिन ए और डी होता है मेजरली, ठीक है। विटामिन ए मैंने जैसे बात की कि वो आइस को करता है ट्रीट और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, जितने भी हमारे कुव्वत मदाफत के रिगार्डिंग जितने इश्यूज आ रहे होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन जो विटामिन D3 है वो जॉइंट के रिगार्डिंग जितने अर्थराइटिस, ओस्टियो अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, अगर आपको रियूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कोई भी इस तरह की कंडीशन जिसमें आपके जॉइंट मेजरली इफेक्ट कर रहे हैं, उसमें विटामिन D3 काम करता है। तो मछली बेहतरीन सोर्स है विटामिन D3 का। अगर आप इसकी सर्विंग को अकॉर्डिंग टू द अपने न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जितनी आपको चाहिए होती है वीक में उतना अगर इनटेक करते हैं तो मेरे नहीं ख्याल से कि आपको, ये तो आप चलिए क्वांटिटी बता रही है ना कि इनटेक कितना होना चाहिए जी। अब इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, वो आपने गिनवा भी दिए हैं और यकीनी तौर पर सर्दी में ख़ास तौर पर इसका जितना इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल। बट हाउ टू यूज़, इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन ना कि आपने इसको खाना कैसे है, इसको बनाना कैसे है। अब जैसे बनती है मार्केट में वो भी आपके सामने है, वो बता दें कि वो खानी चाहिए तो कितनी खानी चाहिए, और अगर घर में बनानी है तो हाउ टू मेक इट। अच्छा, अगर आप लोगों ने मछली का फ़ायदा लेना है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें मैंने मेजर 3 चीज़ें बताई कि उसमें विटामिन ए और डी भरपूर होता है, उसमें ओमेगा 3 तो उसका अपना एक है कि उसका नाम ही लाइक जो मछली का कैप्सूल के अंदर जो मेजर चीज़ है वो ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 के अंदर फर्दर क्लासेस में विटामिन ए और डी होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें अचीव करनी है खा के लाइक आपका अगर पर्पज़ ये है कि आपने न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अपनी ग़िज़ाइयत को उससे पूरा करना है, कोई बाहर से टैबलेट नहीं खानी, उसकी जगह पर खुराक से पूरा करना है, तो उसका बेहतरीन ये है कि आप उसको घर में ग्रिल्ड फॉर्म में बनाएं। अगर आपने बाहर से भी खानी है तो आप बाहर से भी ग्रिल्ड ले लें, मसाला जात वाली ना लें। बेसिकली जो मछली होती है ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जो ओमेगा 3 की बात कर रही हूँ ना मैं, जो मछली के अंदर होता है ये हार्ट हेल्थ में कोलेस्ट्रॉल, जिनको एंजाइना होता है, जिनको दिल के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइक मसले में जो मुब्तला होते हैं, जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की, BP की, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर आप मसाला जात वाली चीज़ खाते हैं, बाहर से तवा पीस खा रहे हैं, बाहर से मछली डीप फ्राई खा रहे हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं वो बहुत कम रह जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ पक के बहुत ज़्यादा मसाला जात के प्रोसेस से गुजर रही होती है तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं वो तो इनिशियली ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आपने अगर यूज़ करनी भी है डेफिनेटली करें। ये मौसम ही जो है ये बेहतरीन है खाने का, इसमें एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो जाती है। अच्छा, और ये एक और चीज़, ज़ाहिर बात है आप जो फरमा रही हैं बेशक ज़बरदस्त किस्म के टिप्स हैं और होना भी यही चाहिए, लेकिन फ़िश है और फिर फ़िश के साथ साथ अक्सर जो ये कहा जाता है कि भैया मछली खा रहे हैं तो उसके बाद ना दूध ना पिएगा, तो क्या ये दुरुस्त है कि इसका कोई रद्द-ए-अमल होता है दोनों एक दूसरे के सोतन की तौर पर? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेसिकली एक मिथ ही बनी हुई है, मिथ है जस्ट। हाँ, ये होता है कि जो मछली के अंदर हमने जो न्यूट्रिएंट खाए हुए होते हैं, लाइक जो लिए होते हैं, अगर आपने मछली खाई है तो मीनवाइल अगर आप साथ दूध का इंटेक करते हैं तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को मैदे का, पेट का, और कुछ लोग तो कहते हैं फुल बहरी निकल गई, क्या निकल गया, ये निकल गया। कुछ ऐसा नहीं होता, जस्ट ये मिथ है। लेकिन हाँ, ये होता है कि आप आधे घंटे 15 मिनट या थोड़ा सा पौने घंटे का गैप डाल के इस्तेमाल कर लें। लाजमी नहीं है कि आपने साथ हजम करवाने के लिए दूध ही पीना है, पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज है ना, वो दूध के अंदर तो सिर्फ खाली कैल्शियम और 2-3 चीजें हैं, लेकिन जो मछली के अंदर है वो तो फुल सोर्स है आपके न्यूट्रिएंट का, तो साथ इस्तेमाल ना करें। और ये टोटली एक और चीज जाहिर बात है, अब जिस तरह हम देख रहे थे पैकेज में कि काला राहू है, फिर इसी तरह सैमन है, फिर इस तरह फिंगर फिश है। फिंगर फिश के हवाले से कहा जाता है कि भैया पहले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ चल रही थी कि नहीं खाना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि वाकई में जो ये इस किस्म की मुहिम चलती है ये कोई फ़ायदेमंद होती है या वैसे प्रोपेगेंडा होता है?
नहीं, इट डिपेंड्स के मोहन के पीछे रीज़न क्या थी, लेकिन जो मैंने बताया कि काला रहू, सैल्मन और ये जो ट्यूना की क्लास है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और फिंगर फिश का भी यही है कि फिंगर फिश में मेजरली जो मार्केट में चीज़ें बन रही हैं हम उनकी गारंटी नहीं दे सकते कि उसके अंदर वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। उसको फिंगर फिश में कन्वर्ट करने के लिए उसके सारे जो अंदर उसके मछली के जो कांटे जिसे कहते हैं हम, वो जो होते हैं वो निकाल के आप जो बनाओगे उसकी गारंटी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, हम जो बनाएंगे या जो हम बताएंगे, बनाएंगे तो नहीं लेकिन जो बताएंगे मैं आऊंगा लाहौर, फिर मैं और सो आएंगे आपकी तरफ। अरमीत ने दस्ती अपने आप को इनवाइट भी कर लिया, ऑन एयर ही इनवाइट कर लिया है। नहीं, आप आए, लाहौर आए, हम मिलके आपको होस्ट करेंगे। लेकिन ये बताइए, अगर होस्टिंग की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू कि आपने किसी को होस्ट करना है या इनवाइट करना है, तो आपको पता है यूजुअली ट्रेंड ये कि हम डिनर पे इनवाइट करते हैं, फिर रात को तो जो फिर मछली खाने का मज़ा आता है विद ऑल द सॉसेज, और आप फिर ज़बरदस्त तरीके से उसको सूप भी पीते हैं, तो ये सारा कुछ जो है आप रात में खाते हैं। रात में खानी चाहिए मछली, या उसके लिए टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? अच्छा, जो मछली की टाइमिंग्स हैं खाने की वो रात में भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी मैटर करती है मेजरली। अगर आप फॉर एग्जांपल 8 आउंस होते हैं हमारे एक हाथ की मुट्ठी के बराबर एक पीस होता है मछली का, जो हमने एक वीक के अंदर 2 दफ़ा खाना होता है। लाइक हमने ट्वाइस अ वीक लेनी होती है मछली, ज़्यादा नहीं खानी होती, क्योंकि ये गुड फैट्स कभी कभी अगर ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। अगर हम गुड फैट्स ज़्यादा क्वान्टिटी में लेंगे तो वो बैड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स के अब आपको चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फूड इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा क्वान्टिटी में ना हो। अच्छा, रात में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विद जो पुदीने की चटनी वगैरह होती है जो अब्जॉर्प्शन में अच्छा काम करते हैं उनके साथ, लेकिन क्वांटिटी मैंने जैसे पहले बात की, क्वांटिटी मैटर करती है, लेकिन बेहतरीन टाइम इसका ये है कि आप इसको दोपहर में लें। और ये एक और चीज़, जी जी जी, मुझे याद है मेरे बंगाली दोस्त थे तो वो अक्सर कहा करते थे बोंदो भाई मच्छी खानी है मच्छी, तो मैं अक्सर उनके पास बैठ जाता था। एक दफ़ा मैं बैठा पहली बार तो मैंने देखा कि भैया सफ़ेद चावल हैं और उसके साथ साथ करी है, वो मछली वाली करी है। बड़ा दिल तो नहीं किया, लेकिन बड़े मुश्किल से मैंने खाया। लेकिन वो करी वाली फ़िश जो है या सूप वाली, इसकी अगर टेस्ट की बात की, पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा इसके आदी नहीं है, तो ये कितनी फ़ायदेमंद होती है? अच्छा, जो बोंदो भाई बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होती है। सूप वाली जो होती है वो मेरे ख्याल से लाइक जो साइंस के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर अगर मसाला जात ऐड भी हो रहे हैं लेकिन उसके साथ सूप की क्वांटिटी भी होती है। लिक्विड का इंटेक, अगर आप बांग्लादेश या बाहर की कंट्रीज़ की बात करते हैं, चाइना लगा लें, कोई भी ऐसी कंट्री, वहाँ पर अगर वो फ़िश इस्तेमाल करते हैं तो वो सूप में भी करते हैं, सूप भी बनता है उसका, लेकिन उसमें मसाला जात का इंटेक कम होता है। अब पाकिस्तान में जो चीज़ बनेगी, पाकिस्तान में लोग खाते हैं, हमारे अपने घरों में बनती है, जो इसका सालन बनता है, इसका सूप बनता है, इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन अगर मसाला जात की वही बात, अगर मसाला कम है तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज जो फ्राइड है, जो डीप फ्राइड है, उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा ठीक है, पूरिया लास्टली बस ये बता ज़्यादा तारीफ ना करना, वो ऐसे सोहा के मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है सोहा, इसी तरह ऐड कीजिएगा आप। लास्टली क्या कहेंगे? दोपहर को भैया हम नहीं खाते हैं फिश, बहुत रिवाज नहीं है, लेकिन रात को खाना, फिर जल्दी से सो जाना सुबह दफ्तर के लिए, ये क्या इसका नुकसान है वैसे या फायदा? दोपहर को खा पी के सो जाए। देखिए, खा पी के कोई भी चीज़ सो जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप अगर फिश इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अगर कर भी उसको फ्राइड फॉर्म में रहे हैं, घर में डेफिनेटली लोग मसाला जात लगा के रख देते हैं फ्रिज में, उसके बाद उसको फ्राई कर लेते हैं। अगर आप इस वे में कर रहे हो, रात में कर रहे हैं, उसके बाद फौरी सो जाते हैं खाने के बाद, तो वो क्या करेगा कि वो आपके बीपी और जो अगेन ये हार्ट से रिलेट करता है, ठीक है, जो ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मरीज़ हैं, ऑलरेडी आप अपनी मेडिसिन पे हैं और आप रात को ये इस तरह की चीज़ें खा के सो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको नुकसान, कहीं ना कहीं बल्कि डेफिनेटली जाके आपको नुकसान करेगा। जो चीज़ हजम नहीं होएगी तो वो पेट में कहीं ना कहीं हलचल कर देती है, ख़राब कर देती है। तो आप इसको कोशिश करें तब खाएं जब इसकी हजम होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, वो होती है दोपहर में। दोपहर के खाने में लें, इसको मेजर मील में लें, उसके साथ आप अपना सैलड का इंटेक अच्छा करें, पानी का इंटेक अच्छा करें, क्योंकि ये फैट होता है, गुड फैट पानी के साथ अच्छा अब्जॉर्ब होता है। अच्छा, ये छोटी छोटी टिप्स जो आपने दिए ना, मेरे ख्याल से ये $100 टिप्स हैं। इसको आप समझ लें कि सर्दियों में अगर आपने फ़िश खानी है तो ऐसे ही खानी है, और इतनी खानी है कि आप दोबारा भी खा सकें, क्योंकि अगर आप ज़्यादती कर लेंगे तो फिर वो जो आपने खाई है वो भी डाइजेस्ट नहीं होगी, तो फिर पूरा सीज़न आपको बिला वजह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रा एतदाल से काम लेना है आपने। हुरिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, अच्छी टिप की तरफ से कि आपने जो हमारी ऑडियंस को दी। अब हमारी पब्लिक को हमने एक और शख्सियत को याद करने के लिए हमने पूरा खाका बनाने की कोशिश करनी है, और हम इस खाके में जब रंग भरने की बात करते हैं तो एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके मशहूर होने की वजह जो है, जो प्रोग्राम है, उसको हम सब ने बड़े शौक से देखा। जब आता है ना जिक्र 50-50 का हरमीत, तो जिक्र आता है इस्माइल तारा साहब का।
एक ऐसी पर्सनालिटी, वो चाहे ड्रामा हो, फिल्म हो, स्टेज हो, ये तमाम वो प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर उन्होंने अपनी खूब सलाहियतों का लोहा मनवाया और बड़े खूबसूरत अंदाज में जब उन्होंने अपने होस्ट करते हुए भी देखते थे और कॉमेडी जिस तरह से वो जोक्स क्रैक करते थे, लोग आज भी फ़ैन हैं उनके, ख़ासतौर पे इस अदाकारी के और इस करैक्टर के जो कि उन्होंने 50-50 में फिल्माया और क्या ज़बरदस्त अंदाज में वो आज भी फैंस के दिलों में जो है वो जिंदा है और उनका काम आज भी बड़े शौक से देखा जाता है और लोग बकायदा तौर पर उनको फॉलो करते हैं जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, स्कूल की तरह, यूनिवर्सिटी की तरह उनको फॉलो करते हैं और उनसे सीखते हैं। सोहा, हमने देखा है उनके बहुत सारे कॉमेडीज के हवाले से जितने मज़ाहिया ड्रामे हैं। एक तो ज़ाहिर बात है एक टेलीविज़न होता था, एक ही चैनल था और बचपन में वही हम देखा चले आते थे। इस्माइल तारा साहब के बहुत सारे ऐसे ड्रामे थे जो कहीं ना कहीं जो 8 बजे और दोपहर के वक्त कुछ ड्रामे ऐसे आते थे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि कुछ फिल्मों में मज़ाहिया अदाकारी जो वो क्या करते थे और जिस तरीके से मैंने उनके बारे में ये भी पढ़ा है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट से हट के भी वो जो है मज़ाहिया जुमले जो हैं उसका इस्तेमाल किया करते, लेकिन उनको कई फिल्मों में और कई ड्रामों में हमने एज ए विलन भी देखा और वो किरदार भी उन्होंने बड़ा बखूबी निभाया और हर किरदार जो है उसको जिस तरीके से उन्होंने निभाया, यकीन माने जिस तरह इंसान लीन हो जाता है उसी तरह वो उसको हमने वैसे देखा और उस किरदार में। और यही वजह थी कि उनको ड्रामा, फिल्म, मुख्तलिफ स्टेज ड्रामे और हर तरह की जगह पे उनको पजीराई मिली क्योंकि उनकी अदाकारी मुनफरिद थी, मज़ाहिया के साथ साथ वो एक्शंस में भी आए। तो यही वजह थी कि उनको हर तरफ से वो महारत हासिल थी, क्योंकि कॉमेडी सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है एक एक्टर के लिए कि आप कॉमेडी के तौर पर आएँ, क्योंकि आप अंदर से दुखी हैं, तकलीफ में, लेकिन भैया आपने सबको हंसाना है। तो ये सबसे मुश्किल आर्ट है एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट होने की। देखिए ना, सबसे बड़ी निशानी यही कि जब कॉमेडी की बात आती है तो क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया और फिर इंटायरली डिफरेंट जब विलन के रोल में आए तो फिर वहाँ पर भी कोई उनका आसानी नहीं था। तो उनकी अदाकारी की कुछ झलकियाँ हमारे पास है क्लिप्स की सूरत में, आप भी ज़रा देखिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद शायद इंडिया क्रिकेट जो है वो खासे अफसरदा थे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, घबराना तो आपने बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। टेप बॉल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में यकीनी तौर पर इसका रुझान अब बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सलाहियतें जो है वो दिखा सकते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो बड़े लंबे अरसे से इस पर काम कर रहे हैं और अब काम करने के बाद दूसरा वर्ल्ड कप जो है वो शारजा में होने जा रहा है। सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी जो है उसके करता धरता है, कुछ देर में वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से बीइंग अ चेयरमैन जो है वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और उनकी क्या मजीद फ्यूचर प्लान्स हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ जो पैनल में गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ भी मैं आपसे करा देती हूँ। टेप बॉल के हवाले से डिटेल में इनसे डिस्कशन करेंगे। दाऊद हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में स्पोर्ट्स एंकर हैं। इसके अलावा नवीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है सुपर फिक्स ग्रुप के, उनको भी आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर बताइएगा कि इस दफ़ा के आपके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो शाहिद अफरीदी साहब हैं और आप लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं टेप बॉल को लेके और इसको मज़ीद दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ना सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तान के लोगों का रुझान भी बढ़ता चला जा रहा है। अब जो होने वाला वर्ल्ड कप है इस हवाले से बताइएगा, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे, क्या क्या प्लान्स है? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अभी टेप बॉल क्रिकेट में जो स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर दिया है वो मेरा ख्याल है ये एक इंटरनेशनल लेवल का है, जिसमें हमारे सुपरस्टार जो है ना वो शाहिद खान अफरीदी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है लीग के, और यहाँ से डिफरेंट कंट्री से जो है ना वो प्लेयर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इंशाल्लाह जलवागर होंगे 1, 2 और 3 दिसंबर को शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी ये टेप बॉल का रुझान बहुत ज़्यादा, बल्कि ये स्टार्टिंग ही पाकिस्तान से हुई थी। तो यहाँ पे हम बच्चे जब स्कूल का हमारा दौर था तो हम भी खेलते थे, गलियों में, मोहल्लों में, कच्चे प्लाट में, ये सब जगह पे हम खेलते रहे थे। और वो जो है ना वो ड्रीम उसको हम शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सीज़न हमारा बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था और उसके बाद अभी ये सेकंड सीज़न चल रहा है जिसमें पूरी दुनिया से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी टीम इंटर करनी है, प्लेयरों के मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने यहाँ से पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पे परफॉर्मेंस शो करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टेप बॉल।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा दाऊद, आप बताएं कि हाउ वाज द लास्ट एक्सपीरियंस, और अगर इस दफ़ा की बात करें तो लास्ट क्राउड जो था उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी बिकॉज फर्स्ट टाइम था। अब तो जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आप लोग को अप्रोच भी कर रहे हैं, जैसे नवीद साहब बता रहे हैं, तो इस दफ़ा क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, हाउ इज गोना बी? इस साल सबसे बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का शाहिद खान अफरीदी हमारे ब्रांड एम्बेसडर, तो ओबियसली उनको देखने के लिए एक अच्छी गैदरिंग होगी। सेकंड ये हमें एज होगा कि यूएई नेशनल डे है 1, 2, 3 दिसंबर को, तो जो है शायकीन क्रिकेट यूएई पूरा पैक्ड होगा। और देन स्टेडियम की अगर बात करते चलें तो पाकिस्तानी कम्युनिटी एक खासी बड़ी है यूएई के अंदर, तो वो सारी की सारी शारजा क्रिकेट स्टेडियम का रुख करेगी। उसके बाद आप पूरे अभी यूएई में चले जाएं तो पूरे यूएई के अंदर हमारे स्टैंडीज, फ्लायर, हर जगह पे जो है वो सुपर फिक्स के इस टाइम चर्चे हैं कि भाई 1, 2, 3 दिसंबर को टेप बॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। देन अगर साथ भारत देश में बात करता चलो तो वहाँ पे भी जो है हर जगह पे जो है सुपर फिक्स इवेंट, ये जो टेप बॉल वर्ल्ड कप है उसकी अब जो है बाकायदा तौर पे चर्चा शुरू हो चुकी है भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच और हमने उसको कैसे एंजॉय करना है। अच्छा नवीद साहब, ये भी बताएगा कि ममालिक जो हैं वो कौन कौन से इस दफ़ा इस लीग में और जो आपकी सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप मज़ीद क्या चाहते हैं कि इसका दायरा मज़ीद बढ़ाना चाहिए, कहाँ तक फैलना चाहिए, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके इसको लेके? जी बिल्कुल बताऊं कि यहाँ से प्लेयर्स जो है ना वो आ रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद श्रीलंका, ओमान, फिर यूएई, सऊदी अरेबिया से भी कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, जिसमें टोटल 8 कंट्रीज से प्लेयर्स जो है ना वो ज्वाइन करेंगे इसमें इस टूर्नामेंट को। और इंशाल्लाह हमारा जो सीज़न 3 होगा उसको हम डेफिनेटली इसमें कंट्रीज, जैसे लास्ट सीज़न में हमारे पास 6 टीम्स थी और ये सीज़न 2 में अभी 8 टीम्स हो गई हैं, तो जब सीज़न 3 होगा तो इसमें इंक्रीज होगी और इंशाल्लाह इसको एक वर्ल्ड लेवल पे हम जो है ना इंशाल्लाह डिफरेंट तरीके से इंशाल्लाह शो करेंगे और ये एक सुपर फिक्स का प्लेटफॉर्म होगा जो कि। अच्छा दाऊद, तो एक और चीज़ है, टेप बॉल की बात की जाए तो एशिया में हमने देखा है कि खासकर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश तो टेप बॉल का बहुत ज़्यादा रुझान है और हमने देखा है कि इंटरनेशनल जितने भी खिलाड़ी अब हिस्सा लेते हैं क्रिकेट में तो कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ गली मोहल्ले कोचों से ही होती है। क्या कहते हैं, जब आप लोगों ने ये लीग शुरू की है तो कितना पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है? कहीं शायद अफरीदी तो हैं ब्रांड एम्बेसडर, दीगर खिलाड़ियों की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस है? वैसे जी हमने लास्ट ईयर सबसे बड़ा नाम ऐड किया था क्रिस गेल, तो ऑटोमेटिकली जो ये सारी क्रीम है वो बड़ा हमें सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतरी, स्पेशली यूएई गवर्नमेंट के भाई आप इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे हम भी आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। तो अब इस साल लाला हैं, तो लाला के पास जब चेयरमैन साहब मुलाकात के लिए गए, मैं भी साथ मौजूद था, तो वहाँ पे शायद अफरीदी ने ये बताया कि मेरे पास भी एक प्लान है, बट वो हम इंशाल्लाह मिल के इसको जो है वो टेप बॉल क्रिकेट को आगे लेके आएंगे, इसको रन करेंगे। आप देखिए कि उस्मान खान लड़का है वो टेप बॉल क्रिकेट से आज यूएई की टीम की नुमाइंदगी करता है और लास्ट ईयर कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से उन्होंने फास्टेस्ट 100 किया। देन कर्नल जाहिद हैं, जलाद खान है, मतलब ऐसे जो खिलाड़ी हैं, हारिस रऊफ आप देख सकते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट से आए हैं, तो मतलब टेप बॉल क्रिकेट है वो एक ग्रूमिंग स्टेज है। अच्छा नवीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब बात करते हैं ना टेप बॉल की और वैसे भी एज अ होल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो पीसीबी की जो करंट सिचुएशन है, कोई भी इदारा इस तरह से बनता है, कोई लीग बनती है या कोई ग्रुप बनता है तो इनिशियली हम बड़े अच्छे उसके इकदाम उठाते हैं, उसको अच्छा शेप अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेटर ऑन हम उससे मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती ना एक इदारा बनाकर उसको ऑर्गेनाइज करने में और फिर फैलाने में। आप क्या समझते हैं कि टेप बॉल को फैलाने के लिए जो नौजवान नस्ल है उसको इस तरफ राग़िब करना, कैंप्स कराना, ट्रेनिंग सेशन कराना, उनको हिस्सा बनाना, इस हवाले से आप लोग के क्या प्लान्स है कि इसको बाकायदा तौर पर जो है ना वो फैलाया जाए, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है आपका, जिसमें वाकई ऐसे ही होता है कि जब एक चीज़ जो है ना बनती है प्रॉब्लम क्या होता है हमारे में कि वहाँ से लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमारे जो यूएई में है इंशाल्लाह हमारे जो गवर्नमेंट के रूल ऑफ रेगुलेशन है उसको हम फॉलो करते हुए इंशाल्लाह इसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे कि जहाँ पे प्लेयर्स की ट्रेनिंग होगी, प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी, उनकी प्रॉपर जो है ना वो कोचिंग होगी। तो यहाँ से सिलेक्ट होके मेरा जो मीनिंग है, मेरा जो एम है कि हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट होके वो कौमी टीम में जाए, किसी भी पाकिस्तान टीम को वो जो है ना वो सपोर्ट करें किसी ना किसी तरीके से। जी हरमीत।
दाऊद, एक और चीज़, एक तो यूएई में जिस तरह ये इवेंट हो रहा है और कहीं ना कहीं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस है, तो ऐसे में मुख्तलिफ ममालिक की टीमें भी इसमें आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि हो लेंगी, तो क्या लगता है कि क्या ये इवेंट जो है किसी और मुल्क ने भी कुछ ऐसे कहा है कि भैया हम ऑफ़र कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उधर भी आप आ जाएँ? ये पूरी, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक ही बंदा काम कर सकता है ये टेबल क्रिकेट को आगे लेके जाने में, वन एंड ओनली नवीद साहब हैं। इतना बड़ा इन्वेस्ट करना और उसको फिर वो चीज़ें करना, ये इंशाल्लाह सेकंड स्टेप है, वो भी नवीद साहब ही उठाएंगे। पहला तो अब शारजा क्रिकेट स्टेडियम में उठा लिया है, बल्कि सेकंड है ये, और अब थर्ड इंशाल्लाह देखेंगे लेट्स सी के क्या कतर में होता है या फिर ओमान में होता है या फिर मतलब कि सऊदी अरब में होता है, तो ये सेकंड स्टेप भी नवीद साहब ही उठाएंगे कि भाई टेबल क्रिकेट के लिए। बताएं कि ये जो टूर्नामेंट और लीग है कितने नवीद साहब फिर ये बताइएगा कि यूएई में तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि जो टीम जीतने वाली होगी उसके लिए क्या क्या इनामात के तौर पर रखे हैं भाई? जी बिल्कुल, ये भी जो सबसे बड़ा इनाम है वो हमारा 30,000 दिरहम है, जो कि मेरे ख्याल टेप बॉल की हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और सेकंड जो रनर अप प्राइज है उसके लिए 15,000 है, अलॉन्ग ट्रॉफी भी है उसके साथ में, और मैन ऑफ द मैचेस और बेस्ट प्लेयर्स सब जो है ना वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा अज़दाक, ये बताएं और कि प्लेयर्स की बात करता, जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। जी प्लेयर्स की बात करता चलूं कि आप देख सकते हैं कि अब हम आपको यानी इतने मैसेजेस आते हैं डिफरेंट जगह से, डिफरेंट कंट्री से प्लेयर्स जो है ना अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमें किसी ना किसी टीम का जो है ना वो हमें हिस्सा बनाए हैं इसमें, इस लीग में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर शाहिद खान अफरीदी होंगे ग्राउंड में इंशाल्लाह, और उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी जो है इट्स गोइंग टू बी हेल्ड इन शारजा, राइट? और शारजा में ये एक्टिविटी फेस्टिविटी कितने रोज़ जारी रहेगी? दाऊद, इस हवाले से बताएं कि क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, और जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, जैसे कि आपने कहा कि यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, तो उन्हें बताएं कि वहाँ पे क्या क्या होगा। वहाँ पे जो है बाकायदा तौर के ऊपर हम इंशाल्लाह ये 1, 2, 3 दिसंबर को टोटली इंजॉय करेंगे, और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसको लेके खासा ज़्यादा शायकीन क्रिकेट में क्रेज़ पाया जा रहा है। भाई अब हमने जो है वर्ल्ड कप में हम तो हार गए, लेकिन अब हमने इंडिया से बदला लेना है टेप बॉल क्रिकेट में, तो बहुत ज़्यादा फैंस है, वो एक्साइटेड है। इवन कि हमें जापान, कनाडा, हांगकॉन्ग, पाकिस्तान से, ओमान से मतलब लोग क्रिकेट देखने के लिए आ रहे हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर उनको क्रेज़ है, वो एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे वहाँ पे तशरीफ लेके आ रहे हैं। तो मतलब इट्स प्राउड मूवमेंट के हमारे साथ एक टेबल क्रिकेट प्रमोटर्स ये सब के सब नवीद साहब के साथ उन्होंने स्टैंड लिया कि भाई हम आप जिस तरह भी है ये इवेंट मुनक्किद करें और हम आपका प्रॉपर साथ देने के लिए तैयार होंगे। अच्छा नवीद साहब, लास्टली मुझे सिर्फ ये बताएगा कि व्हेन यू आर होस्ट फ्रॉम पाकिस्तान ना, तो आप एक जिम्मेदारी होती है, यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों को कन्विंस करना थोड़ा कंपैरेटिवली शायद मुश्किल भी होता हो, शायद आसान हो गया हो, या आपने इसको आसान बना लिया हो। आप क्या समझते हैं सब लोगों को इस तरफ राग़िब करना, दूसरे ममालिक को कन्विंस करना, आपके इस हवाले से टारगेट्स क्या है मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि यहाँ यूएई जो कंट्री है ना, यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए, और यूएई वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड के सेफ साइड में, तो किसी भी कंट्री को आप यहाँ से अप्रोच करेंगे यूएई में आने के लिए, तो डेफिनेटली दे आर हैप्पी एंड दे विल यानी फर्स्ट टाइम यानी फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड दे विल एक्सेप्ट द इनविटेशन। तो यही रीज़न है कि मैं यूएई गवर्नमेंट को सल्यूट करता हूँ कि यहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, इनके जो हर अदारे के लिए अपना फैसिलिटेट करते हैं, उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, उनको फॉलो करेंगे तो देयर इज नो एनी हर्डल। और ठीक है, पॉलिसीज भी इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप लोगों के लिए आसानी हो गई है। थैंक यू सो मच नवीद साहब फॉर बीइंग हियर, और दाऊद आपका भी बेहद शुक्रिया। यकीनी तौर पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको यूटिलाइज करना चाहिए, और इससे जो नया टैलेंट सामने आएगा यकीनी तौर पर वही पाकिस्तान का असास है जो कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करेगा। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। आपसे लेनी है अब इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।